एक लड़की जो खुद जिंदा नहीं है, एक ऐसा फैसला लेने वाली है जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। सड़क पर एक बस पलट चुकी है। एक लड़का जिसका नाम आलोक है, अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़ा है। डॉक्टर बाहर आकर बस इतना कह पाता है, आई एम सॉरी। घर वाले रोने लगते हैं। और ठीक उसी पल एक लड़की जिसका दिल सदियों से धड़कता नहीं, चुपचाप उस लड़के के कमरे में घुसती है। उसे अच्छी तरह पता है कि जो वो अभी करने जा रही है उससे उसका पूरा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। एक सदियों पुराना सबसे खतरनाक राक्षस जिसे सालों पहले कैद किया गया था, आजाद हो सकता है सिर्फ इसी एक फैसले की वजह से। फिर भी वो पीछे नहीं हटती। आखिर ऐसा क्या है इस मामूली से लड़के में जिसके लिए एक बेताल अपने पूरे कबीले का सबसे बड़ा नियम तोड़ने को तैयार है। इस राज तक पहुंचने के लिए हमें चलना होगा बहुत पीछे, सदियों पहले, एक ऐसे जंगल में जहां जाने की हिम्मत खुद सिकंदर जैसे विजेता को भी भारी पड़ गई थी। सिकंदर अपनी फौज लेकर एक घने प्रतिबंधित जंगल में घुसता है। उसका साथी अंगो उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, कहता है, आगे मत बढ़ो, यहाँ बेताल रहते हैं, ऐसे खूनी जीव जो इंसान को पूरी तरह चूस डालते हैं। सिकंदर हंस देता है। यूनान, मिस्र, आधी दुनिया जीत चुका फतहमंद आखिर किसी बच्चों की कहानी से क्यों डरे। वो आगे बढ़ने का हुक्म देता है। लेकिन जंगल की गहराई में जाते ही चीखें गूंजने लगती हैं। अंधेरे से कुछ निकलता है और देखते ही देखते सिकंदर की पूरी फौज साफ हो जाती है। जंगल का ये खतरनाक राज यहीं से शुरू होता है और सदियों तक दबा रहता है। अब आते हैं आज के जमाने में। आलोक गोयल एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर है जिसकी पहचान बस एक वायरल रील से है। कब्रिस्तान का चौकीदार रात में राक्षस बन जाता है वाली मजेदार सी रील। दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए वो जंगल में ट्रेकिंग पर निकल पड़ता है। फोटो रील बनाने के चक्कर में वही जंगल जिसे लोकल गाइड्स बार बार वर्जित यानी अंदर जाना मना है बताते रहते हैं। रास्ते में सब हंसी मजाक करते हैं, रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम डीपी बदलने की सलाह देते हैं। धीरे धीरे नेटवर्क गायब होता जाता है, जंगल घना होता जाता है और अचानक कुछ अनजाना उन पर हमला कर देता है। भगदड़ मच जाती है, हर कोई अलग अलग दिशा में भागता है। आलोक अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है, अकेला अंधेरे जंगल में भटकता रहता है और आखिर में बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़ता है। तभी एक लड़की उसे बचाती है। उसका नाम है लड़का। वो उसे एक गुफा जैसी सुरक्षित जगह में ले जाती है, उसकी देखभाल करती है, खाना पानी देती है। आलोक अपने ठेठ फनी अंदाज में उससे बातें करता है, नाम पूछता है, हल्का फुल्का फ्लर्ट भी करता है, उसे स्ट्रेंज गर्ल कहकर छेड़ता है। लड़का उसे साफ हिदायत देती है कि जब तक वो ठीक न हो जाए शोर न मचाए और वहीं रुका रहे। लेकिन जैसे ही आलोक थोड़ा ठीक होने लगता है, अचानक लड़का गायब हो जाती है और उसकी जगह आलोक को घेर लेते हैं कुछ अजीब से इंसानुमा जीव। लंबे नाखून, चमकती हुई अजीब निगाहें, चेहरों पर कुछ अलगसी बनावट। यही वो पल है जब आलोक को पहली बार एहसास होता है कि वो किसी आम जंगल में नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में फंसा है। वो लोग उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। बहस छिड़ जाती है कि इसका क्या किया जाए। कोई कहता है इसे जिंदा जला दो, कोई कहता है इसे यक्षासन को खिला दो जो सालों से भूखा बैठा है और जानवरों का मांस खाने से इनकार कर चुका है। घबराया हुआ आलोक अपना पूरा रिज्यूमे सुना डालता है, मैं रिपोर्टर हूँ, अकेला बेटा हूँ, पापा रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, मुझे वकील चाहिए। लेकिन तभी लड़का बीच में आ जाती है। वो सबको समझाती है, ये इंसान कुछ नहीं जानता, ये गलती से यहाँ आ गया, इसे छोड़ दो। लंबी बहस के बाद आखिरकार फैसला होता है कि उसे मारा नहीं जाएगा बल्कि नीचे एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। उस अंधेरी कोठरी में आलोक की मुलाकात एक बेहद अजीब कैदी से होती है, कोई सदियों पुराना बेताल जिसने अंग्रेजों का इतना खून पिया कि उनकी जुबान सीख गया और अब कविताएं सुना सुना कर वक्त गुजारता है। वो हंसते हंसते आलोक का खून मांगता है, फिर अचानक हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त लड़का पहुँच जाती है, आलोक को बचाकर वहाँ से भगा ले जाती है। दोनों घने जंगल में दौड़ते हैं, पीछे उनका पीछा करने वाले सैनिक। एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर लड़का आलोक से कहती है कि उसे नीचे से गुजरते ट्रक पर छलांग लगानी होगी। डर के मारे आलोक साफ मना कर देता है, इतनी ऊंचाई से कभी पत्थर तक नहीं फेंका। लेकिन वक्त नहीं है, लड़का उसे धक्का दे देती है और वो सही सलामत ट्रक पर जा गिरता है। इसी भागदौड़, इसी डर और भरोसे के बीच दोनों के दिलों में एक अनकहा सा रिश्ता पनपने लगता है। जाने से पहले आलोक की एक और कहीं ज्यादा खतरनाक मुलाकात होती है यक्षासन से। जजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक बेताल जिसे सब प्यार और डर के साथ खम्मा यानी दादा कहते हैं। यही वो है जिसने बाकी सारे बेतालों को जन्म दिया। उसे इसलिए सजा मिली क्योंकि उसने इंसानी खून पीने का कबीले का सबसे बड़ा नियम तोड़ा था। जाते जाते वो आलोक को एक भयानक बात बताता है,
जिस दिन तुम्हारे कबीले का कोई एक बेताल किसी इंसान को काटकर बेताल बना देगा, उसी दिन मैं आजाद हो जाऊंगा। ये लाइन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चेतावनी बनकर रह जाती है, पर अभी किसी को इसकी गंभीरता समझ नहीं आती। किसी तरह आलोक की जान बचती है और वो घर लौट आता है, जबकि परिवार उसे एक्सीडेंट में मरा हुआ मान चुका था। घर में मातम की जगह जश्न मच जाता है। माँ रोते रोते बेटे को गले लगाती है। पापा भी भावुक हो जाते हैं, फिर भी शक जताते हैं कि कहीं ये असली आलोक की जगह कोई नकली आदमी तो नहीं आ गया। वो कड़े इम्तिहान लेते हैं। कुत्ते का नाम क्या था, हाई स्कूल में कितने % आए थे। साथ में आलोक अपनी जान बचाने वाली तड़का को भी घर ले आता है। सबको उसका नाम तारिका बताकर एक पहाड़ी लड़की के रूप में मिलवाता है, जिसने भालू के हमले से उसकी जान बचाई। माँ खुश होकर उसे घर में रख लेती है। उसने मेरे बेटे को बचाया, बस इतना काफी है। पापा को शुरू से ही कुछ खटकता रहता है। तारिका सिर्फ शाकाहारी खाना नहीं, बल्कि बड़ा सा बारासिंघा यानी हिरण मांगती है। रात में कमरे की खिड़की से पेड़ पर छलांग लगाती है। नाखून अजीब तरीके से बढ़ते हैं। पापा तो यहाँ तक कह देते हैं कि उनकी होने वाली बहू पर किसी बैंक यानी चमगादड़ की आत्मा का साया है, पर माँ उनकी हर बात को सिरे से हंसी में उड़ा देती है। एक रात पार्टी से लौटते वक्त कुछ लड़के आलोक और तारिका को परेशान करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी का पीछा करते हैं, जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, बदतमीजी पर उतर आते हैं। आलोक बीच बचाव करने की कोशिश करता है, बुरी तरह पिटता है। और तभी तारिका के अंदर कुछ बदल जाता है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, नाखून बढ़ जाते हैं और वो पल भर में उन गुंडों की गर्दन तोड़ देती है। आलोक हैरान डरा हुआ खड़ा रह जाता है। पहली बार उसे पूरा सच पता चलता है, तारिका इंसान नहीं है। आलोक घबराकर पीछे हटता है। ड्रैकुला जैसे नाम लेकर मजाक भी बनाने लगता है, दूर भागने की कोशिश करता है। तारिका उसे रोककर सारी सच्चाई बताती है। उनके पूर्वज पहले इंसानी खून पीते थे, लेकिन 1947 के बंटवारे में जो खौफनाक खून खराबा उन्होंने अपनी आंखों से देखा, इंसान का ही खून बहाता हुआ। उसके बाद उन सबने कसम खाई कि अब कभी इंसान का खून नहीं पिएंगे। तब से वो सिर्फ जानवरों का खून पीते हैं और चुपचाप बिना बताए इंसानों की हिफाजत करते आ रहे हैं। उन लड़कों की लाशें मिलने पर पुलिस जांच शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर पीके यादव आलोक के घर पहुंचता है। तारिका से सख्ती से पूछताछ करता है, लेकिन जब वो दोनों अकेले में बात करते हैं, यादव भी अचानक वही मंत्र बोल देता है जो बेताल एक दूसरे को पहचानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रक्तरंभा सशक्तरंभा। यानी इंस्पेक्टर यादव खुद भी असल में एक बेताल है, जो सालों से इंसान और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहा है। वो तारिका को सख्त चेतावनी देता है। आलोक की वजह से वो बार बार अपना कंट्रोल खो रही है और ये आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बेहतर यही होगा कि वो यहाँ से चली जाए। तारिका का दिल टूट जाता है, फिर भी वो मान जाती है। बिना पूरी बात बताए वो आलोक को छोड़कर बस में बैठकर वापस जंगल की ओर निकल जाती है। आलोक को जैसे ही पता चलता है, वो पीछे भागता है, बस रुकवाने की कोशिश करता है, चीखता चिल्लाता है, पर बस निकल चुकी होती है। और फिर रास्ते में एक भयानक हादसा हो जाता है। आलोक बुरी तरह घायल होकर अस्पताल पहुंचता है, हालत बेहद नाजुक। डॉक्टर हार मान लेता है, कह देता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। यही वो पल आता है जो हमने शुरुआत में देखा था। तारिका दौड़ती हुई अस्पताल पहुंचती है और आलोक को बचाने के लिए वो करती है जो करना सख्त मना है, जिसकी सजा उसे पता है कि कितनी भारी पड़ेगी। वो उसे काट लेती है। आलोक की धड़कन रुक जाती है, लेकिन वो मरता नहीं। वो अब बेताल बन चुका है। होश में आने पर आलोक का पूरा माथा घूम जाता है। न पल्स है, न दिल की धड़कन। वो घबराकर चीखता है, मेरी जिंदगी, मेरे सपने सब खत्म। अब मैं सोशल मीडिया पर क्या दिखाऊंगा? राजमा चावल भी अब खा नहीं पाऊंगा, लाइफ इंश्योरेंस भी गया। तारिका उसे समझाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो आलोक उसी रात मर चुका होगा। धीरे धीरे आलोक को अपनी नई ताकतों का एहसास होने लगता है। शुरुआत में धूप में निकलना मुश्किल होता है, फिर धीरे धीरे आदत बनती जाती है। उसकी ताकत और रफ्तार किसी चीते जैसी हो जाती है। हर बार इंसान को देखकर अंदर से एक अजीब सी खून की भूख उठती है, जिसे कंट्रोल करना उसे सीखना पड़ता है। घर में झूठ ज्यादा दिन नहीं चल पाता। पापा को कमरे में झांकते ही उसके नुकीले नाखून और दांत नजर आ जाते हैं। सच सामने आने पर पापा टूट जाते हैं, पर आखिरकार बेटे को गले लगा ही लेते हैं। तुम्हारा दिल भले न धड़कता हो, लेकिन हो तो मेरा ही खून। इसी बीच कहानी में एक और मुसीबत जन्म लेती है। आलोक के एक दोस्त का भाई असल में एक भेड़िया है। पूर्णिमा की चांदनी पड़ते ही इंसान से खतरनाक जानवर में बदल जाने वाला। घर वाले परेशान होकर एक फादर, जिसे सब पादरे कहते हैं, से मदद मांगने पहुँचते हैं। कॉमेडी से भरपूर इस मुलाकात में पता चलता है कि बेताल और भेड़िया सदियों पुराने दुश्मन हैं। एक टकराव में उस भेड़िए को गलती से बेताल यादव के खून की एक बूंद मिल जाती है और उसकी ताकत, उसकी खून प्यास 10 गुना बढ़ जाती है।
अब वो बेकाबू होकर आलोक की जान का दुश्मन बन बैठता है, उसका पीछा करने लगता है, उसे पूरी तरह खत्म करके और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। आलोक और तारिका का पूरा कबीला मिलकर आलोक की हिफाजत में जुट जाता है, उसे अपनी दुनिया में शामिल कर लेते हैं, अपना खजाना दिखाते हैं, सदियों पुराने दुर्लभ खून की बोतलें, हर एक की अपनी कहानी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। तारिका ने जो सबसे बड़ा नियम तोड़ा, किसी इंसान को काटकर बेताल बनाना, उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। कबीले का फैसला होता है कि तारिका को 100 साल के लिए कैद किया जाएगा और ठीक उसी वजह से यक्षासन आजाद होने वाला है, जैसा उसने खुद आलोक को गुफा में चेताया था। आलोक बचाने की पूरी कोशिश करता है, यक्षासन से मोल भाग करता है। 100 साल बहुत ज्यादा है, 2 महीने रख लो, पर बात नहीं बनती। तारिका को जबरदस्ती ले जाया जाता है और आलोक बेबस खड़ा देखता रह जाता है। टूटा हुआ आलोक घर लौटता है, गुमसुम बैठा रहता है। उसके पापा उसे समझाते हैं, तारिका ने तुम्हारे लिए हर नियम तोड़ा था, अब बारी तुम्हारी है उसके लिए हर नियम तोड़ने की। यही सुनकर आलोक फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ता है, तारिका को बचाने। वहाँ यक्षासन और उसके पिट्ठू तैयार बैठे मिलते हैं। माहौल में जीत का जश्न पहले से ही शुरू हो चुका होता है। आलोक अकेला उनके सामने खड़ा हो जाता है। तारिका उसे रोकने की कोशिश करती है, यक्षासन बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें मार डालेगा, कोई उसके सामने नहीं टिक सकता। पर आलोक पीछे नहीं हटता, कहता है कि जब एक्सीडेंट में उसकी जान जानी थी, तब तारिका के प्यार ने उसे बचाया, अब कुछ भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और यक्षासन आलोक पर पूरी तरह भारी पड़ जाता है। सब देखने वाले सहम जाते हैं। तारिका दहशत में चीख उठती है, आलोक। लेकिन यही वो मोड़ है जहाँ पूरी कहानी पलट जाती है। आलोक यक्षासन जितना क्रूर नहीं बनता, उसके अंदर अब भी प्यार बचा है, अब भी इंसानियत की एक चमक बाकी है और यही उसे बाकी सारे बेतालों से अलग बना देता है। एक ऐसा चमत्कार होता है जिसकी सदियों से सिर्फ किंवदंती सुनी जाती थी। पहली बार एक ऐसा बेताल सामने आता है जिसकी धड़कन अब भी चलती है। पूरा कबीला समझ जाता है, यही है नया थम्मा, वो जो इंसानों और बेतालों के बीच नया संतुलन कायम करेगा, जहाँ अब कोई किसी के आगे झुकेगा नहीं। यक्षासन की सालों पुरानी दहशत का राज खत्म हो जाता है, उसे वापस उसी श्रापित पहाड़ में कैद कर दिया जाता है। एक नए युग की शुरुआत होती है। पूरा कबीला आलोक को अपना नया थम्मा मानकर उसका नाम गूंजाता है। तालियों और नारों से माहौल गूंज उठता है। तारिका और आलोक आखिरकार साथ आ जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब उनकी दुनिया में शांति और सुकून लौट आएगा। लेकिन खुशियाँ ज्यादा देर टिकती नहीं। किसी ने चुपके से यक्षासन को कैद से आजाद करवा दिया है। कबीले में तुरंत हड़कंप मच जाता है। अगर यक्षासन ने एक बार फिर इंसानी खून चख लिया, तो उसकी ताकत को दुनिया की कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। वो अपनी खुद की अंधेरी फौज खड़ी कर लेगा और पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है उसे हराने का, उससे भी ज्यादा ताकतवर बनना, यानी भेड़िए का खून पीना। मगर सवाल वही अटका रह जाता है, अब वो भेड़िया मिलेगा कहाँ, जो पहले ही आलोक का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। यही कहानी अगले मोड़ के लिए रुकती है। एक नया खतरा सामने खड़ा, एक अधूरी लड़ाई और आलोक व तारिका का साथ, जिसे अब हर हाल में